हेलो एवरीवन बच्चों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा 10 डेज का चैलेंज। इस चैलेंज में डेली आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें हम एक यूनिट के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मतलब पीवाईक्यूज और सभी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मिलाकर हम लोगों ने एक पीपीटी बनाई है और यहां पर आप लोगों को कंप्लीट क्वेश्चंस मिलेंगे विद फुल सोल्यूशन। तो बच्चों, ये वीडियो सीरीज जो 10 डेज की है, ये आप लोगों के लिए बहुत काम आने वाली है और यहां पर आप लोग एक एक यूनिट में परफेक्ट होते जाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। लेट्स बिगिन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन यूनिट का जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपके सामने है, स्टेट हेनरी लॉ। पहले तो आपको हेनरी लॉ बताना है कि भाई हेनरी लॉ क्या होता है। उसके बाद बोला है कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन वाटर एट 298 केल्विन और यहां पर प्रेशर दिया है 760 mm। बच्चों, ये प्रेशर है 760 mm। उसके बाद हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है हमें 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6। और बेटा, ये जो मैंने सर्किल करा है, दिस इज नॉट 28 केल्विन, दिस इज 298 केल्विन। तो करेक्शन कर लेना, दिस इज 298 केल्विन। अब सबसे पहले बात आती है कि हेनरी लॉ क्या है। तो देखो, हेनरी ने हमें बताया था कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। चलिए मैं लिख देता हूं। बच्चों, जैसा कि आप देख सकते हो यहां पर मैंने हेनरी लॉ लिख दिया है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हमने हेनरी लॉ के बारे में थ्योरी लिख दिया। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे वैल्यूज क्या क्या दी हैं। तो भाई, पहले हम लोगों को दिया है प्रेशर। तो चलिए प्रेशर देख लेते हैं। कितना दिया है प्रेशर? 760 mm ये प्रेशर दिया है और हेनरी कांस्टेंट है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6। तो प्रेशर दिया है 760 mm, हेनरी कांस्टेंट है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6। बेटा, ये जो हेनरी कांस्टेंट है ये CO2 के लिए दिया है। अगर CO2 के लिए दिया है तो हम लोगों को जो फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला होगा प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। और फाइनली जब आप प्रेशर ऑफ CO2 यहां पर रखोगे तो प्रेशर ऑफ CO2 है 760, हेनरी कांस्टेंट है 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। तो बच्चों, पहला रूल यह है कि अगर तुम्हें किसी एक गैस का प्रेशर और उसी गैस का कांस्टेंट दिया है तो तुम फॉर्मूला लगाओगे P इज इक्वल्स टू K इंटू X। X का मतलब मोल फ्रैक्शन, और यहां से आप मोल फ्रैक्शन निकाल लोगे। तो मोल फ्रैक्शन कितना आएगा? X CO2 इज इक्वल्स टू 760 डिवाइडेड बाय 1.25 इंटू 10 टू द पावर 6। मैं आपको टाइम देता हूं, आप इस वीडियो को यहीं पॉज करो और देखो इसका आंसर क्या आ रहा है। चलिए, होपफुली आप लोगों ने इसे सॉल्व करा होगा। तो यहां पर जब आप इसे डिवाइड करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 आ जाएगा 6.08 इंटू 10 टू द पावर -4। तो बच्चों, ये तो आ गया CO2 का मोल फ्रैक्शन। अब जैसा कि क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है, यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो CO2 है ना, CO2 डिसॉल्व हो रहा है वाटर में। CO2 वाटर में डिसॉल्व हो रहा है। वाटर के मोल्स 55.5 होते हैं, याद रखना, क्योंकि 1 लीटर सैंपल ऑफ वाटर जो लेते हैं हम, तो वाटर के मोल्स को हम 1 लीटर सैंपल ऑफ वाटर से रिलेट करते हैं। वाटर के मोल्स होते हैं 55.5। तो करना यह है, मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 जो है इसका फॉर्मूला ओपन कर देना है। तो जब आप इसका फॉर्मूला ओपन करोगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। लेकिन हेनरी लॉ जो है वो तो डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए। डाइल्यूट का मतलब वहां पे सॉल्यूट बहुत कम होता है, यहां पे सॉल्यूट है गैस CO2, तो CO2 बहुत कम है। तो करना ये होता है हेनरी लॉ में कि जो चीज ऊपर है आपको दिख रही है, वही चीज नीचे आए तो उसको हटा दो। सिंपल, ये हेनरी लॉ का रूल है। हेनरी और राउल्ट में ऐसे ही मोल फ्रैक्शन को निकाला जाता है। तो क्योंकि हेनरी लॉ होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। अब फाइनली आपको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 है 16 जैसा कि आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 है 6.08 इंटू 10 टू द पावर -4। तो मैं यहां पर रख देता हूं वैल्यू 6.08 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय वाटर के मोल्स होते हैं 55.5।
आप क्या करो, हमेशा वाटर का सैंपल 1 लीटर कंसीडर करा जाता है, तो 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml या 1000 ग्राम, उसको ग्राम में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो। 1000 ग्राम डिवाइड बाय 18 करो, वो 18 वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है, तो 1000 डिवाइड बाय 18 करोगे तो 55.5 आएगा। अपने दिमाग का यूज करो, जब भी वाटर के मोल्स रखना हो तो 55.5 रखो। फाइनली 55.5 को LHS में ले जाऊंगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल्स टू 6.08 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 55.5। और बच्चों आप जैसे ही इसे कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करने पर लगभग जो आंसर आएगा वो आएगा 3.32 इंटू 10⁻⁻²। इतने मोल CO2 के 1 लीटर सैंपल ऑफ वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं एट 298 केल्विन टेम्परेचर, और यही CO2 की सॉल्युबिलिटी है। तो जब भी आपसे गैस की सॉल्युबिलिटी पूछे तो आप गैस के मोल्स निकालना, और अगर आपसे गैस का अमाउंट पूछता तो हम मोल्स को और खोल लेते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सिंपल है, तो अमाउंट भी आ जाता। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बाद हम आते हैं सेकंड नंबर के क्वेश्चन पे, आप इसे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आपको दिया हुआ है परसेंटेज, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 9.8% सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, द डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर ml या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत सिंपल होता है, बस आपको करना यह है कि आपको परसेंटेज देखना है। देखो 9.8% जो आपको दिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू है 9.8, जो भी गिवन परसेंटेज हो उसको x मान लेना। इसके बाद आपको यहां पर डेंसिटी दी है, डेंसिटी की वैल्यू दी है 1.02 ग्राम पर ml। आपको पता है सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल, ये मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है। अब आपको मोलैरिटी निकालनी है, जब भी परसेंटेज से मोलैरिटी निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है मोलैरिटी बराबर, मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है x इंटू डी इंटू 10 डिवाइडेड बाय MB। MB का मतलब है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, तो यहां पे सल्यूट है सल्फ्यूरिक एसिड, x की वैल्यू है 9.8, डेंसिटी है 1.02 इंटू 10 डिवाइडेड बाय MB है 98। बच्चों जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो 9.8 इंटू 10 हो जाएगा 98, और 98 ऊपर है 98 नीचे है, कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये 9.8 और 10 मिलकर 98 बनाएंगे और ये 98 को कैंसिल कर देंगे। फाइनली हमारे पास बचेगा 1.02, तो मोलैरिटी हो जाएगी 1.02 मोलार। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। ये पैटर्न सीख लो, जब भी परसेंटेज दिया जाए तो मोलैरिटी निकालने का ये बेस्ट फॉर्मूला है, इसको आप यूज करो और हर क्वेश्चन को सॉल्व करो। आपको हर लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, जरूरी नहीं है सिंपल मिले या बहुत डिफिकल्ट मिले। जो हमारे बोर्ड्स में जो क्वेश्चन वैरायटी जो बनती है वो सारी वैरायटी मिलेगी जो आपके PYQ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बनी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय वे, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी। इस बार बच्चों मोलैलिटी पूछिए, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा। What will be the molality of solution, और ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180 दिया हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले एक बात का ध्यान रखना, 10% का मतलब होता है 10% ग्लूकोज सोल्यूशन का मतलब यह है कि 10 ग्राम ग्लूकोज है इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अगर 20% ग्लूकोज सोल्यूशन बोलते हैं तो जितना परसेंटेज है उसको उतना ग्राम मान लो, 20% बोलते हैं तो 20 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन। अगर 30% बोलते हैं तो भाई 30 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों यहां पर सबसे पहली बात तो यह है कि जितना परसेंटेज है हमें उसको उतना ग्राम मानना है, दिस इज मास परसेंटेज। तो यहां पर आपको मास ऑफ सल्यूट दिया हुआ है, मास ऑफ सल्यूट है 10 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, सल्यूट मतलब ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल, आपको मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है। यहां पर मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो भाई मास ऑफ सॉल्यूशन है 100 ग्राम, यह हमें पता है परसेंटेज में सॉल्यूशन हमेशा 100 ग्राम होता है। अब मोलैलिटी के फॉर्मूले में सॉल्यूशन नहीं आता, मास ऑफ सॉल्वेंट यूज होता है। तो बेटा जब सॉल्वेंट का मास निकालोगे तो सॉल्यूशन माइनस सल्यूट कर दो तो मास ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जब आप निकालोगे तो 100 माइनस 10 करना पड़ेगा, तो 100 माइनस 10 हो जाएगा 90 ग्राम। अब मोलैलिटी निकालते हैं, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हम सबको पता है, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू WB अपॉन MB इंटू WA, मास ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर सॉल्वेंट का मास ग्राम में है तो ऊपर आएगा 1000। अब यहां पर वैल्यूज रख देते हैं, WB की वैल्यू है 10,
MB की वैल्यू है 180, WA की वैल्यू है 90 और ऊपर हम लोगों को पता है ऊपर आ गया 1000। वीडियो पॉज करो, कैलकुलेट करो। जब आप इसे पॉज करने के बाद अगर आपने कैलकुलेट करा है तो इसका आंसर आएगा अराउंड 20.246 मोलल। तो ये हमारे इस न्यूमेरिकल का आंसर है और ये न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये बेसिक न्यूमेरिकल आगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। तो आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और अगेन ये क्वेश्चन हेनरी लॉ पर बेस्ड है। अगर आप ध्यान से इसको पढ़ोगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईथेन ओवर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 ग्राम ऑफ ईथेन इज 1 बार। ईथेन का प्रेशर 1 बार है जब ईथेन का मास है 6.56 इंटू 10⁻⁻6। ऑन दी अदर हैंड इसी ईथेन का जब मास 5 इंटू 10⁻2 ग्राम है तब इसका प्रेशर कितना है। तो बच्चों जब एक ही गैस दो अलग अलग प्रेशर पे डिसॉल्व होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी बदल जाती है। फॉर एग्जांपल यहां पर एक पर्टिकुलर गैस है, ये लिक्विड में डिसॉल्व हो रही है। P1 प्रेशर पे इसकी सॉल्युबिलिटी अगर M1 है तो P2 प्रेशर पे इसकी सॉल्युबिलिटी बदलकर M2 हो जाएगी। एक प्रेशर पे सॉल्युबिलिटी अलग है तो दूसरे पर बदल जाएगी। यही तो हेनरी लॉ है। तो अब यहां पर हम लोग इसका क्या फॉर्मूला रिलेट करेंगे तो हम देखते हैं। फॉर्मूला लगेगा जब पहले जो इसका अमाउंट है वो है 6.56, फर्स्ट अमाउंट डिवाइडेड बाय सेकंड अमाउंट, फर्स्ट प्रेशर डिवाइडेड बाय सेकंड प्रेशर। सिंपल है। फर्स्ट अमाउंट कितना है तो ये है 6.56 इंटू 10⁻²। सेकंड अमाउंट है 5 इंटू 10⁻²। फर्स्ट प्रेशर है 1 बार, सेकंड प्रेशर P2 आपको निकालना है। तो आप पहले तो -2 से -2 को करो कैंसिल, सिंपल है। P2 उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6.56। ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप इसको ट्राई करो, क्या आंसर आ रहा है यहां पर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 5 डिवाइडेड बाय 6.56 जब आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा अराउंड 0.76। और क्योंकि ये प्रेशर है, पहला प्रेशर बार में दिया है तो सेकंड वाला प्रेशर जो है वो उसकी यूनिट भी होगी बार। दैट्स इट, हो गया कंप्लीट। यही तो आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5 और अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्यादातर PYQs में आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल मिलेगा। सेंट्रल बोर्ड में कई बार पूछा गया क्वेश्चन ही पूछा है इफ नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो भैया साफ लिखा है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड बी डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। ठीक। Assume that pressure of nitrogen is 0.987 और हेनरी कांस्टेंट दिया है 293 केल्विन पर 76.48 किलो बार। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दिया है, कांस्टेंट फॉर नाइट्रोजन दिया है। तो बताओ फॉर्मूला क्या लगेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है 0.987 बार। उसके बाद हेनरी कांस्टेंट भी दिया हुआ है और हेनरी कांस्टेंट है 76.48 किलो बार। तो बच्चों पहला काम ये करो कि किलो बार को बार में कन्वर्ट करो और बार में कन्वर्ट करने के लिए 76.48 इंटू 10⁻³ बार हो जाएगा। ये पहला काम तो कंप्लीट हो गया। टेम्परेचर इतना दिया हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपको निकालना है नाइट्रोजन के मिलीमोल्स। तो देखो मिलीमोल्स निकालने के लिए पहले मोल्स निकालना पड़ेगा और मोल्स निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ये है, जब किसी गैस का प्रेशर और उसी गैस का कांस्टेंट दिया जाए तो फॉर्मूला हम ये लगाते हैं, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। प्रेशर ऑफ गैस दिया हुआ है 0.987, हेनरी कांस्टेंट दिया है 76.48 इंटू 10⁻³ और मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। तो जैसा कि आपको पता है कि यहां से आप निकालोगे मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन। और कैसे निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू, बेटा ये वाली वैल्यू को LHS में ले जाऊंगा तो डिवाइड हो जाएगी 0.987। आप लोग वीडियो को पॉज करो और पॉज करके इस वैल्यू को कैलकुलेट करके देखो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन क्या आ रहा है। चलिए होपफुली आप लोगों ने इसको पॉज करके कैलकुलेट करा होगा। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 0.012 इंटू 10⁻³ तो ये हमारी पहली चीज हमने कैलकुलेट करी, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन 0.012 इंटू 10⁻³ क्या मोल फ्रैक्शन पे काम हो जाएगा? कभी नहीं होगा। हमें निकालना है नाइट्रोजन के मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स के पहले मोल निकालते हैं और हम सबको फॉर्मूला पता है,
अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। मैंने पहले बता दिया कि नीचे जो ऊपर जिसके मोल हैं उसको नीचे नहीं लिखा जाता बिकॉज हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन। और बेटा वाटर के मोल तो तुम्हें पता ही है कि जब भी 1 लीटर सोल्यूशन होगा तो वाटर के मोल होंगे 55.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू आप लोगों को अभी निकाली है 0.12 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वाटर के मोल्स 55.5। यहां से आप नाइट्रोजन के मोल्स निकाल सकते हो। अगर आप नाइट्रोजन के मोल निकालना चाहते हो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय वाटर के मोल। वाटर के मोल्स को LHS में भेजो तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जब मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 0.716। लेकिन ये आया मोल, आपको मिली मोल चाहिए। अगर मिली मोल चाहिए तो मोल में 1000 का मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो देखो आप लोग 0.716 में आप 1000 का मल्टीप्लाई करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला न्यूमेरिकल भी होता है कंप्लीट। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल की बार बार आप लोग प्रैक्टिस करना और इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। न्यूमेरिकल नंबर 6 और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे सीधे सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है, बोर्ड में हायर ऑर्डर लेवल का क्वेश्चन माना जाता है। तो क्वेश्चन जरा समझते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड A एंड B। ए का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 450 mm और बी का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 760 mm ऑफ Hg एट 350 केल्विन। ठीक है, दोनों का प्रेशर हो गया ए और बी का। फिर इसके बाद बोला है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm। अगर टोटल वेपर प्रेशर 600 है तो आपको इसकी लिक्विड की कंपोजिशन बतानी है। ऑल्सो फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। यार ये एक नई चीज आ गई, वेपर फेज में भी कॉम्पोजिशन बतानी है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करना। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करा जाता है। सबसे पहले हम लोगों को टोटल प्रेशर दिया हुआ है दैट इज 600 mm और एज पर राउल्ट लॉ, ये तो पता ही है यार, जब भी टोटल प्रेशर देंगे तो हम फॉर्मूला लगाते हैं P टोटल इज इक्वल्स टू P0 इंटू एक्स प्लस P0 बी इंटू एक्स बी। ये तो राउल्ट लॉ का फॉर्मूला आता ही है। आपको एक बात पता है कि XA प्लस XB जो है वो 1 होता है, और अगर मैं XA को उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा XA इज इक्वल्स टू, आप देख सकते हो XA प्लस XB की वैल्यू 1 होती है, और अगर मैं XA को इधर भेज देता हूं तो इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो XB बराबर 1 माइनस XA हो जाएगा। तो बच्चों एक छोटा सा काम करो, इक्वेशन नंबर 1 जो आपको नजर आ रही है, इस इक्वेशन नंबर 1 में XB की जगह 1 माइनस XA पुट कर दो, चीजें थोड़ी सिंपल हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं। मैंने XB की जगह 1 माइनस XA को रख दिया। अब मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो P0 है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर P0 है XA के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं। P0 भी 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा P0 भी, माइनस का साइन है माइनस लगाया, P0 भी XA के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा P0 भी इंटू XA। फाइनली आप अगर नोटिस करो तो इस सेकंड नंबर की इक्वेशन में P0A XA के साथ मल्टीप्लाई है और माइनस P0 भी XA के साथ मल्टीप्लाई है। तो बच्चों इसे अगर हम कॉमन लें तो कॉमन लेने पर हमें ये लिखना होगा P0A माइनस P0B ब्रैकेट के बाहर XA, क्योंकि XA P0A के साथ मल्टीप्लाई है और XA माइनस P0B के साथ मल्टीप्लाई है, तो मैंने लिखा माइनस P0B, और प्लस P0B जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखो। सबसे पहले इतना कर लिया आपने। इतना करने के बाद अब आप वैल्यूज को पुट करो। तो चलिए वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहां पर P टोटल की वैल्यू मैं यहां पर रख देता हूं। तो P टोटल की वैल्यू यहां पर दी है 600 इज इक्वल्स टू, एक काम करते हैं स्लाइड चेंज करके लिखते हैं, वो बेहतर रहेगा हमारे लिए। तो P टोटल की वैल्यू हम लोगों को दी है 600, तो मैं लिख देता हूं 600 इज इक्वल्स टू P0A की वैल्यू दी है 450 और P0B की वैल्यू दी है 700। तो ये आ जाएगा P0A माइनस P0B, 450 माइनस 700 ब्रैकेट के बाहर XA प्लस P0B लिखा है, तो इस P0B की वैल्यू भी है हमारे पास 700। अब सबसे पहले 700 को LHS में ले जाओ तो 700 माइनस में हो जाएगा, माइनस 700 प्लस 600 हो जाएगा माइनस 100, 450 माइनस 700 हो जाएगा माइनस 250 ब्रैकेट के बाहर XA है, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 100 डिवाइडेड बाय 250 करोगे तो फाइनली आ जाएगा XA बराबर 100 डिवाइडेड बाय 250 दैट इज 0.4। और बच्चों एक बार XA आ गया तो XB निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है। XB कितना होगा 1 माइनस XA, तो XB कितना हो जाएगा, और हमारे पास XB आ गया 0.6, दैट्स इट, हो गया काम कंप्लीट।
अब हमें P0A और P0B की वैल्यू दी है, क्या हम PA और PB की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो हमें पता है, वी नो दैट PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA। P0A की वैल्यू है 450 और XA की वैल्यू आ गई है 0.4। तो आप यहां से निकाल सकते हो PA। क्या बता सकते हो PA की वैल्यू कितनी होगी? 450 इंटू 0.4 करोगे तो आंसर आ जाएगा 180। तो बच्चों PA की वैल्यू आ गई 180, क्योंकि वेपर फेज में भी चीजें निकालनी इसलिए बोल रहा हूं। PA आ गया 180। नाउ हाउ कैन वी कैलकुलेट PB? PB निकालना है तो फॉर्मूला होगा P0B इंटू XB। P0B की वैल्यू है 700 और XB की वैल्यू आई है 0.6। तो PB की वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे 700 इंटू 0.6 करो तो 70 इंटू 6 हो जाएगा, 70 इंटू 6 हो जाएगा 420 mm और ये है 180 mm। बच्चों PA और PB निकाल लिया। PA और PB निकालने के बाद फाइनली आप इसे जल्दी से नोट करो, इसके आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा है तो आपने ये नोटिस करा होगा कि इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन ये कह रही है कि ऑल्सो फाइंड आउट द कॉम्पोजिशन इन वेपर फेज। तो भाई वेपर फेज में पहले तो वेपर्स की वैल्यू निकालो, ये निकाल ली है। वेपर्स ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ B निकाल लिया। अब इसकी कॉम्पोजिशन निकालने के लिए मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा वेपर फेज में। वेपर फेज की अगर हम बात करें तो वेपर फेज में जब आप मोल फ्रैक्शन निकालते हो तो वेपर्स का फ्रैक्शन लेते हो। रिमेंबर, वेपर्स का फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन A का निकालना है तो A के वेपर्स डिवाइडेड बाय टोटल वेपर, दैट इज वेपर्स ऑफ A प्लस वेपर्स ऑफ B। तो हमने वेपर्स ऑफ A लिए 180, वेपर्स ऑफ A 180 प्लस वेपर्स ऑफ B आए यहां पर हमारे पास 420। तो जब हम इनका रेशो निकालते हैं तो इसका आंसर आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय 600, दैट इज 18/60, मतलब 0.30। अगर XA की वैल्यू 0.30 आ रही है तो XB की वैल्यू 100% आएगी 0.70। और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन हमारे सामने है और इसी के साथ हमारा ये न्यूमेरिकल होता है कंप्लीट। तो आप इसे जल्दी नोट करो, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 और फाइनली यहां से एंट्री होती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 कॉलिगेटिव पर बेस्ड है। क्वेश्चन में पूछा गया कैलकुलेट द मास ऑफ कंपाउंड। मास ऑफ कंपाउंड का मतलब होता है WB। आपको WB निकालना है। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 256, तो मॉलिक्यूलर मास होता है MB। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 256 ग्राम पर ml टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम बेंजीन। बच्चों जिस जगह डिजोल्व करते हैं वो सॉल्वेंट होती है, ये बात आप सबको मालूम होगी। और मास ऑफ सॉल्वेंट यहां पर दिया है 75 ग्राम। टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन। बेटा लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा TF आपको दिया है 0.48 केल्विन एंड वैल्यू ऑफ KF दी हुई है 5.12 केल्विन kg पर मोल। तो सबसे पहले हमने क्या करा, हमें जो जो वैल्यूज गिवन थी हमने सारी गिवन वैल्यूज लिख ली। अब हम इनको सॉल्व करना शुरू करेंगे। हमें इस क्वेश्चन में ध्यान से देखना है कि कौन सी ऐसी चीज है जो एक टॉपिक का फॉर्म लेती है। तो इन सब में टॉपिक का फॉर्म लेता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो चीज टॉपिक बनाती है वही फॉर्मूला उठा के रखेंगे, क्योंकि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दिया है तो फॉर्मूला डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का रखेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। और अगर WA ग्राम में दिया हुआ है तो ऊपर आ जाएगा 1000। ये आपने फॉर्मूला रखा। अब इसमें वैल्यूज को हम पुट करते हैं। डेल्टा TF की वैल्यू दी है 0.48 केल्विन इज इक्वल्स टू KF। KF की वैल्यू है 5.12 इंटू WB निकालना है, 1000 साथ में लगा हुआ है, डिवाइडेड बाय MB जो है MB दिया है 256 इंटू 75। बच्चों अब आपको करना यह है कि आपको WB को छोड़ के बाकी सारी चीजों को LHS ले जाओ। जब LHS ले जाओगे तो ये नीचे वाले दोनों नंबर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा WB बराबर 0.48 के अंदर 256 और 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5.12 और 1000 डिवाइड में आ जाएगा। अब आपका काम यह है कि आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करो, और जब आप इसे कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो इनकी कैलकुलेशन करने पर आपको आंसर मिलेगा 1.8, दैट इज मास आ गया 1.8, यूनिट होगी ग्राम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर होता है एंड आप इसे नोट कर सकते हो, इसे सॉल्व कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन है और उसका फ्रीजिंग पॉइंट बिलो 273 केल्विन है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से कम है। हमें उसका ग्राफ बताना है या डायग्राम बताना है। तो बच्चों, ग्राफ या डायग्राम बनाने से पहले तुम्हें फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड बिकम्स इक्वल। जब लिक्विड और सॉलिड का वेपर प्रेशर बराबर हो जाता है या दो अलग अलग चीजों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा तो वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। इसका ग्राफ कैसे बनेगा मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर पॉइंट है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पर दो चीजों का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब वेपर प्रेशर बराबर हो रहा है लिक्विड सॉल्वेंट और फ्रोजन सॉल्वेंट का। इसका मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट से जो लाइन सीधे टेम्परेचर को कनेक्ट कर रही है दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट T0F। सिंपल है। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डाउन होता है। सॉल्यूट मिलाओगे, वेपर प्रेशर डाउन होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी कम होगा। तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इमेजिन कर लेते हैं कि यहां से आ रहा है। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्वेंट से मैच कर रहा है, मतलब ये पर्टिकुलर पॉइंट से जो लाइन टच कर रही है टेम्परेचर को दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन TF। और बच्चों TF और T0F के बीच का जो डिफरेंस होता है इसे डिनोट करते हैं ΔTF से, और यही ΔTF कहलाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आप इस ग्राफ पे प्रैक्टिस करो, इसको नोट करो, इसकी डेफिनेशन जरूर समझो। आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, और इस क्वेश्चन में हमारे साथ कॉलिगेटिव तो है लेकिन वेंट ऑफ फैक्टर की एंट्री हो चुकी है। तो आप ये क्वेश्चन देख सकते हो, अ 1 मोलल सोल्यूशन। 1 मोलल सोल्यूशन का मतलब यहां पे मोलैलिटी की वैल्यू 1 दी है। Of trichloroacetic acid is heated to its boiling point. The solution has the boiling point. बच्चों boiling point of solution दिया है और boiling point of solution होता है TB। boiling point of solution दिया है और आपको पता है solvent है water, और water का boiling point दें या ना दें तो water का boiling point होता है T0 भी जो होता है वो होता है 100 डिग्री। आपको Kb की वैल्यू दी है, Kb की वैल्यू यहां पर दी है 0.512 एंड वी हैव टू कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर दैट इज I। आपको वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है, जब मैंने आपको, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मेरे आप रिवीजन सीरीज के वीडियोस देखो, उसमें सोल्यूशन में मैंने बताया है कि जब भी डिसोसिएशन होगा तो वेंट ऑफ फैक्टर आ जाएगा। कॉलिगेटिव का फॉर्मूला हो जाएगा यहां पर ΔTB इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M। अब आप ΔTB को जब ओपन करोगे तो ΔTB को ओपन करने में आएगा यहां पे TB माइनस T0B इज इक्वल्स टू I इंटू KB इंटू M। अब इनकी वैल्यूज रख देते हैं। बच्चों TB की वैल्यू कितनी दी है? तो TB की वैल्यू दी है 100.18, T0B 100 है, I हमें निकालना है, KB की वैल्यू है 0.512 और M की वैल्यू है 1। फाइनली जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 100.18 माइनस 100 का मतलब हो जाएगा 0.18 is equals to I into 0.512 and finally I is equals to 0.18 divided by 0.512 तो आंसर आ जाएगा 0.35। ये वैल्यू है वेंट ऑफ फैक्टर की। और बच्चों ये वेंट ऑफ फैक्टर का आंसर यहां पर इस क्वेश्चन में आता है और इसी के साथ ये न्यूमेरिकल भी होता है कंप्लीट। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइनली हमारा लास्ट और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है। कैलकुलेट द मास ऑफ NaCl। आपको NaCl का मास निकालना है। NaCl को आप डिसॉल्व कर रहे हो 37.2 ग्राम सॉल्वेंट में, ठीक है। NaCl का मास निकाल रहे हो और NaCl को डिसॉल्व कर रहे हो। बेटा जो चीज डिसॉल्व होती है वो होती है सल्यूट। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट मास ऑफ सल्यूट। और डिसॉल्व कर रहे हो जिस लिक्विड में वो है मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 37.2 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl आपको दिया हुआ है। NaCl का मॉलिक्यूलर मास दैट इज Mb 58.5 और क्वेश्चन में बोला है द लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 डिग्री। बेटा लोअर इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपको ΔTF दिया हुआ है 2 डिग्री। इसे केल्विन में कन्वर्ट मत करना, ठीक है। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे साफ लिखा है कंप्लीट डिसोसिएशन। अगर डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो कॉलिगेटिव के फॉर्मूले में वेंट ऑफ को लगाना कंपलसरी है। और कॉलिगेटिव हम कौन सी कॉलिगेटिव लगाएंगे? हम लगाएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो फॉर्मूला यूज करेंगे ΔTF इज इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA।
और अगर WA की वैल्यू ग्राम में है तो ऊपर आ जाएगा 1000। इस क्वेश्चन में केव तो दिया ही हुआ है 1.86, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। डेल TF की वैल्यू है 2। NaCl जब टूटेगा तो ब्रेक होकर देगा Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, मतलब 2 आयंस। जब 2 आयंस देगा तो वेंट ऑफ को मैं 2 मान लेता हूं। Kf की वैल्यू 1.86 इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB है 58.5 इंटू WA है 37.2। आपको सिर्फ WB निकालना है, तो WB को छोड़ के बाकी सारी चीजों को LHS में ले जाओ। सबसे पहले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसके बाद 1.86 डिवाइडेड बाय 37.2 करोगे तो ये 20 आएगा, और 20 से 1000 को कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 50। ऊपर 50 है, नीचे 58.5 है। जब LHS में ले जाओगे तो WB हो जाएगा 58.5 डिवाइड बाय 50, मतलब इसको आप लिख सकते हो 5.85 डिवाइडेड बाय 5, और जब कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 1.17 ग्राम। तो ये हमारे पास आ गया मास ऑफ सल्यूट, दैट इज मास ऑफ NaCl 1.17 ग्राम। बच्चों याद रखना, जब भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन होता है तो कॉलिगेटिव के फॉर्मूले में वेंट ऑफ फैक्टर को हम लोग यूज करते हैं। तो बच्चों इसी के साथ हमारा आज का इस लेक्चर को हम कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और अगर कोई सजेशन हो, कुछ क्वेरी हो तो जरूर आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।